इससे पहले आपको याद होगा इसी चैप्टर में हमने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था, जिसमें एक तरफ पी टाइप और दूसरी तरफ एन टाइप होता है। अगर मैं किसी इस तरफ से पी टाइप लाके इसके साथ अटैच कर दूं या उधर से एन टाइप लाके अटैच कर दूं तो मुझे दो तरह की कॉन्फ़िगरेशंस नजर आएंगी। यानी या तो एक पी टाइप दो एन टाइप के दरमियान में होगा या एक एन टाइप दो पी टाइप के दरमियान में होगा। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं ट्रांजिस्टर। यानी फर्ज करें हमारे पास एक सिलिकॉन या जर्मेनियम की क्रिस्टल है और क्रिस्टलाइजेशन के फिनोमिना के दौरान ही यानी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन हमने दरमियान में फर्ज करें ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी और किनारों पर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी। तो हम जानते हैं ना कि पेंटावैलेंट की वजह से एन टाइप बनेगा और ट्राईवैलेंट की वजह से पी टाइप बनेगा। तो इस तरह से आपको एन पी एन तीन डिफरेंट रीजन्स मिल जाएंगे। इसे बोलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। यही हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर, जिसमें हम ट्रांजिस्टर की दोनों टाइप्स को पढ़ेंगे और हम मजीद कुछ बातें इसके अंदर स्टडी करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। इसी तरह अगर मैं दरमियान में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दूं और किनारों पर ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दूं तो कौन से तीन रीजन्स बनेंगे? दरमियान में तो एन टाइप रीजन बनेगा, किनारों पे पी टाइप रीजन बन जाएगा। इसे हम बोलेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो इस तरह से हम समझ गए हैं कि हमें टोटल तीन डिफरेंट रीजन्स मिल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रांजिस्टर में ये जो तीन रीजन्स हैं इनका क्या मतलब है। देखें, सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर को डिस्क्राइब कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर एक ऐसी सिलिकॉन या जर्मेनियम की क्रिस्टल है जिसमें हमने पी टाइप को सैंडविच किया होता है दो एन टाइप के दरमियान या एन टाइप को सैंडविच किया होता है दो पी टाइप के दरमियान। और ट्रांजिस्टर में जो तीन रीजन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट कर लें सामने आपको डायग्राम में भी दो किनारों वाले जो है वो एन टाइप नजर आ रहे हैं और दरमियान में आपको पी टाइप नजर आ रहा है। यानी मैंने आपको एन पी एन ट्रांजिस्टर जो है ना वो मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। इसमें एक बात याद रखें, जो दरमियान वाला रीजन है ना इसे बोलते हैं बेस रीजन। तो सबसे पहला रीजन हमारे पास आ गया बेस रीजन। सेंट्रल रीजन इज कॉल्ड बेस रीजन। और याद रखें कि इस बेस रीजन जो है ना इसमें कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटी भी बहुत थोड़ी रखी जाती है और इसकी विड्थ भी सबसे कम होती है। इसकी विड्थ तकरीबन 10⁻⁻⁶ मीटर तक होती है। इतना थिन होता है बेस रीजन और इसमें कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटी भी बहुत थोड़ी रखी जाती है। इन दोनों बातों की वजह से आगे चल के एक दो रिजल्ट्स आएंगे जो आपने गौर से सुनने हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, बेस के बारे में हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे एमिटर के बारे में। जो एक किनारे वाला रीजन है ना उसको एमिटर बोलते हैं और दूसरे किनारे वाले रीजन को कलेक्टर बोलते हैं। एमिटर के बारे में दो बातें आपने याद रखनी है कि एमिटर में कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटी सबसे ज्यादा रखी जाती है और इसकी जो विड्थ है यानी इसकी जो चौड़ाई है वो आप गौर करें कलेक्टर से थोड़ी सी आपको कम फील हो रही है। इसका मतलब है चौड़ाई के लिहाज से सबसे बड़ा रीजन कलेक्टर रीजन होता है, उससे छोटा रीजन एमिटर रीजन होता है और बेस रीजन सबसे छोटा रीजन होता है। तो एमिटर के बारे में हम बात कर रहे थे कि इसकी विड्थ कंपैरेटिवली कलेक्टर से कम और बेस से ज्यादा होती है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटी इसके अंदर सबसे ज्यादा होती है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटी सबसे ज्यादा है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स उनकी तादाद सबसे ज्यादा होगी। अब हम बात करेंगे कलेक्टर की। कलेक्टर के बारे में मैं आपको बता तो चुका हूं कि कलेक्टर की जो विड्थ है यानी चौड़ाई ये सबसे ज्यादा होती है और इसके अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटी है वो बेस से ज्यादा और एमिटर से कम होती है। इसका मतलब है अगर मैं सामने बेस एमिटर और कलेक्टर के सामने दो छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेता हूं, मैं ऐसा करता हूं सबसे पहले मैं विड्थ के लिहाज से एमिटर बेस और कलेक्टर इन तीनों को कंपेयर करने लगा हूं। ऊपर मैंने हेडिंग लिख ली विड्थ की। अब विड्थ के मुताबिक मैंने आपको अभी बताया कलेक्टर सबसे बड़ा रीजन है, उससे छोटा रीजन एमिटर है और सबसे छोटा रीजन बेस है। तो मैं कह सकता हूं कलेक्टर सबसे ग्रेटर है, लेस देन ये वाला साइन आएगा, लेस देन एमिटर और लेस देन बेस। यानी बेस जो है ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा एमिटर रीजन है और उससे बड़ा कलेक्टर रीजन है।
ठीक है। तो अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी के मुताबिक इनको कंपेयर करूं तो कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी की हेडिंग हम लिख लेते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एमिटर सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है इम्प्योरिटी के लिहाज से, तो हम कह सकते हैं एमिटर, ग्रेटर का साइन, दूसरी तरफ लेस का साइन, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, कलेक्टर, और सबसे एंड पे आएगा बेस। यानी हम कह सकते हैं एमिटर के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी कलेक्टर से ज्यादा और कलेक्टर के अंदर बेस से ज्यादा। तो ये तो था तीनों रीजन्स के बारे में। इन तीनों रीजन्स के बारे में एक और छोटी सी बात आपको बता दूं कि आपको इन तीनों रीजन्स के लिहाज से आप गौर करें, ये जो मैंने अभी ट्रांजिस्टर एक बनाया है, इसमें से 3 वायर्स हम निकाल लेते हैं, एक एमिटर से, एक कलेक्टर से और एक बेस से। अब आप गौर करें, टोटल 2 जंक्शंस बन रहे हैं, यानी आप यूं समझ लें कि 2 जगह हैं जहां दोनों रीजन्स आपस में मिल रहे हैं। तीनों रीजन्स 2 जगहों पे आपस में मिल रहे हैं। कहां कहां देखें, एक तो एमिटर और बेस के दरमियान जंक्शन बन रहा है और एक जंक्शन है बेस और कलेक्टर के दरमियान। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रांजिस्टर को जब हम बाइस करेंगे, बाइसिंग करने से क्या मुराद है कि जब हम इसको कोई पोटेंशियल सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमने इन दोनों जंक्शंस पे बाइसिंग करनी है। आगे चलकर मैं आपको यही बताने वाला हूं, बाइसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर। इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर की भी मैं बाइसिंग का आपको तरीका बताऊंगा और पीएनपी ट्रांजिस्टर की भी बाइसिंग का तरीका बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो आपको ब्लॉक डायग्राम में भी सामने आपको नजर आ रहा है और उसके साथ ही सर्किट के अंदर यूज किए जाने वाला सिंबल भी आपको नजर आ रहा है। इसमें जो वर्टिकल लाइन है ना, ये बेस को जाहिर करती है और ऊपर जो 2 टेढ़ी लाइनें आपको नजर आ रही हैं, इनमें से एक एमिटर और दूसरी कलेक्टर को जाहिर करती है। और एक और चीज आप नोट करें, एमिटर वाली लाइन जो है ना, उसके ऊपर एक एरो लगा हुआ है। अगर तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा तो एमिटर पे लगाया जाने वाला जो एरो है ये बाहर की तरफ होगा। इसी तरह आप नीचे देखें, जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, बाकी सर्किट में यूज किए जाने वाला सिंबल तो इसका भी वही है, सिर्फ कहां फर्क है, एरो पे। आप गौर करें, नीचे भी बेस वही वर्टिकल लाइन है, कलेक्टर एक इंक्लाइंड लाइन है, टेढ़ी लाइन, और एमिटर भी इंक्लाइंड लाइन है, लेकिन यहां एमिटर के ऊपर एरो का जो निशान है वो अंदर की तरफ है। इसका मतलब है एरो अगर बाहर की तरफ होगा तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है और अगर एरो इनवर्ड होगा तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है। अब दोबारा से बाइसिंग रिक्वायरमेंट वाली साइड पे आते हैं। बाइसिंग रिक्वायरमेंट में मैं ऐसा करता हूं, पहले तो मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर सामने आपको नजर आ रहा है, ये बना देता हूं। बाइसिंग रिक्वायरमेंट में 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शंस होते हैं, एक एमिटर बेस्ड जंक्शन और एक कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। तो बाइसिंग रिक्वायरमेंट में, यानी बैटरी के साथ अटैच करने का जो मेथड है, उसमें आपने 2 चीजें याद रखनी है। दैट फर्स्ट पॉइंट आपके पास आएगा, एमिटर बेस्ड जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बाइस्ड। एक बात तो ये याद रखनी है। और दूसरा पॉइंट है, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन शुड बी रिवर्स बाइस्ड। ये 2 पॉइंट्स आपने रट लेने, अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेने। आप इन्हीं पॉइंट्स को जनरलाइज तरीके से इस तरह भी याद रख सकते हैं, ये भी बात आपको आगे चल के काम आएगी। ये भी मैं साइड पे लिख देता हूं, इनपुट शुड बी फॉरवर्ड बाइस्ड एंड आउटपुट शुड बी रिवर्स बाइस्ड। ये मैं आपको जनरल रूल बता रहा हूं। किसी भी अंदाज में ट्रांजिस्टर को सर्किट में कनेक्ट करते हुए अगर आप ये 2 पॉइंट सोचेंगे तो आपको ज्यादा आराम से समझ आ जाएगी कि किसे फॉरवर्ड करना है और किसे रिवर्स करना है। बाइसिंग 2 तरह की होती है ना, एक फॉरवर्ड बाइस्ड और एक रिवर्स बाइस्ड। तो आज हम सबसे पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करने लगे हैं, जिसमें आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी कि भाई इसकी बाइसिंग का मतलब क्या है। देखिए, उस तरफ आपको एमिटर नजर आ रहा है, इस तरफ आपको कलेक्टर नजर आ रहा है और दरमियान वाला रीजन आपको बेस नजर आ रहा है। एक वायर एमिटर से बाहर निकली, एक कलेक्टर से बाहर निकली और एक बेस से बाहर निकली। एक बात याद रखें कि चूंकि यहां 3 टर्मिनल्स हैं लेकिन जंक्शन तो 2 हैं, तो याद रखें तीनों में से एक टर्मिनल हमेशा इनपुट और आउटपुट के दरमियान कॉमन होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब देखिए यहां पर आपको जो बेस नजर आ रहा है ना, इसको मैं सीधा नीचे लेके आ रहा हूं और इसको मैंने इनपुट और आउटपुट में कॉमन कर देना है। जो ये स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको ट्रांजिस्टर की बना के दिखा रहा हूं, इसको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। ट्रांजिस्टर को सर्किट में कनेक्ट करने की मजीद दो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उनमें से एक कॉन्फ़िगरेशन तो हम पढ़ेंगे, दूसरी आपके सिलेबस में नहीं है। फिलहाल हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पे कंसंट्रेट करते हैं। अब आप गौर करें, उस तरफ आपको एमिटर नजर आ रहा था, एमिटर से वायर गई, रास्ते में हमने एक रेजिस्टर लगा दिया। ये बात याद रखें, चाहे इनपुट देना है चाहे आउटपुट देना है, रेजिस्टर जो है ना उसकी हमें हमेशा जरूरत पड़ती है, क्योंकि रेजिस्टर करंट को सडन इंक्रीज करने से रोकता है और हमारा जो सर्किट है उसको ब्रेक होने से बचाता है। तो हमने उस तरफ एक रेजिस्टर लगा दिया, उसे RE का नाम दे दें क्योंकि वो एमिटर के साथ लगा हुआ है। इसी तरह इस तरफ भी कलेक्टर के साथ आपको एक रेजिस्टर नजर आ रहा है जिसको हम RC का नाम दे देते हैं क्योंकि ये कलेक्टर के साथ लगा हुआ है। अब देखें उस तरफ, फिलहाल मैं आपको ब्लॉक डायग्राम दिखा रहा हूं, इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो सर्किट डायग्राम है, जो सर्किट में यूज किया जाने वाला सिंबल है, वो इसके बाद आपको शो कर दूंगा। देखिए उस तरफ एमिटर है, इस तरफ कलेक्टर है, दरमियान में बेस है। एमिटर कौन सा है? एन टाइप, एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना, तो एमिटर एन टाइप है। मैंने क्या करना है? मैंने एमिटर को फॉरवर्ड बाइस्ड करना है। एमिटर बेस जंक्शन को क्या करना है? फॉरवर्ड बाइस्ड। तो देखिए उस तरफ जो मैं बैटरी यूज करूंगा उसका पॉजिटिव ऊपर, पॉजिटिव ऊपर नहीं रखना, नेगेटिव ऊपर रखूंगा क्योंकि वो एन टाइप है। एमिटर एन टाइप है ना, तो एन टाइप को फॉरवर्ड बाइस करने का मतलब है कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। तो मैंने उस बैटरी का नेगेटिव ऊपर रखा और पॉजिटिव नीचे रखा और कनेक्शन कर दिया। वहां से उसके पॉजिटिव से वायर लाया और सीधा मैंने नीचे ये जो बेस से वायर आ रही थी ना उसके साथ ज्वाइन कर दिया। और साथ ही यहां इस तरफ कलेक्टर है। कलेक्टर कौन सा है? कलेक्टर भी एन टाइप है। अगर कलेक्टर एन टाइप है और इसको हमने रिवर्स बाइस करना है, तो यहां जो रेजिस्टर लगा था उससे जो वायर नीचे जा रही है, मैं उस वायर को बैटरी के हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव से कनेक्ट करूंगा, यानी पॉजिटिव ऊपर रखूंगा और नेगेटिव नीचे रखूंगा क्योंकि मैंने रिवर्स बाइस करना है। याद रखें, रिवर्स बाइस करने के लिए एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, बैटरी के हाई पोटेंशियल से जोड़ते हैं। और गौर करें यहां जो बैटरी मैं यूज कर रहा हूं ये भी थोड़ी सी बड़ी है। अब गौर करें यहां आपको तकरीबन 2 सेल्स नजर आ रहे हैं और इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो नीचे से जाके उसी बेस के साथ ज्वाइन हो गया। और याद रखें, जब हमने कॉमन करना है किसी एक टर्मिनल को तो उसको सीधा ग्राउंड भी कर देना है, यानी रेफरेंस पॉइंट हम 0 वोल्ट लेते हैं हमेशा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो आप नीचे देखें, वो गौर से देखें, वहां ग्राउंड हुआ भी आपको नजर आ रहा है। तो ये था पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर के लिए यूज किए जाने वाला एक स्पेसिफिक सर्किट, जिसमें हमने एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस किया, यानी एन टाइप था, नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस किया क्योंकि ये भी एन टाइप था, मैंने इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। तो ये तो है बाइसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर। अब यहां मैं आपको सर्किट का सिंबल भी शो कर देता हूं। देखें दरमियान में जो ब्लॉक डायग्राम है, अब वहां आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर का सर्किट का सिंबल नजर आ रहा है, जिसमें एरो उस तरफ है क्योंकि एमिटर उस तरफ था, और एरो के बगैर वाली जो टेढ़ी साइड है वो इस तरफ है क्योंकि कलेक्टर इस तरफ था, और नीचे सीधा बेस आपको नजर आ रहा है। अब सेम मैं इसी सर्किट की एक कॉपी साइड पे रख देता हूं क्योंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर था। अब मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है ना उसकी बात कर देता हूं। पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होगा? देखें, एमिटर पी टाइप है, दरमियान में बेस है, ये एन टाइप है, और इस तरफ कलेक्टर है, ये भी पी टाइप है क्योंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर की मैं बात कर रहा हूं। और गौर करें उस तरफ जो एमिटर के ऊपर एरो लगा हुआ है वो अंदर वाली साइड पे है, यानी ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। मैंने आपको बताया था कि सर्किट में यूज किए जाने वाले सिंबल में जो यहां एरो है वो अंदर की तरफ होता है। यहां मैं डायरेक्ट ही आपको सर्किट डायग्राम जो है ना, डायरेक्ट मैं सर्किट सिंबल के मुताबिक आपको समझा देता हूं। यहां ब्लॉक डायग्राम वाला काम मैं नहीं कर रहा क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होगा, हम जल्दी जल्दी इसको समझ लेते हैं। देखें, करना यह है कि हमने उस एमिटर के साथ जो पी टाइप है इस वक्त एक लगाया रेजिस्टर को RE का नाम दे दें, नीचे बैटरी आएगी, बैटरी की मदद से हमने क्या करना है? हमने फॉरवर्ड बाइस करना है। एमिटर कौन सा है? पी टाइप को फॉरवर्ड बाइस कैसे करते हैं? बैटरी का ऊपर हाई पोटेंशियल लगा दें, दरमियान में जो बेस है उसको सीधा नीचे ले जाएं और ज्वाइन कर दें आपस में, और साथ सीधा ग्राउंड भी कर दें 0 वोल्ट। इसी तरह
इस तरफ कलेक्टर था, कलेक्टर के साथ एक रेजिस्टर लगाया। कलेक्टर कौन सा है? पी टाइप। कलेक्टर को मैंने क्या करना है? रिवर्स स्पाइस करना है। तो ये जो इस तरफ पी टाइप है, इसको मैं बैटरी के रेजिस्टर से होता हुआ बैटरी के लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर दूंगा, यानी नेगेटिव से। और साथ ही आप नजर आ रहा है आपको कि इस तरफ जो बैटरी लगी हुई है, जो आउटपुट पे कलेक्टर के साथ जो बैटरी लगी हुई है, ये बड़ी है। ये बात भी आपने याद रखनी है कि कलेक्टर बेस्ड जंक्शन में जो हम बैटरी या जो पोटेंशियल सोर्स यूज करते हैं वो कंपैरेटिवली बड़ा होना चाहिए। तो ये थी बाइसिंग फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये दोनों ट्रांजिस्टर की मैंने आपको बाइसिंग भी बता दी। अब हम चलते हैं करंट फ्लो थ्रू एनपीएन ट्रांजिस्टर। दोबारा से एक नई हेडिंग आपके सामने आ गई है, करंट फ्लो थ्रू एनपीएन ट्रांजिस्टर। यहां पर मैं सिर्फ एनपीएन ट्रांजिस्टर कंसीडर करूंगा और उसके अंदर से करंट को फ्लो करता हुआ हम देखेंगे। फर्ज कर लें, अब मैं आपको ब्लॉक डायग्राम दिखा रहा हूं जिसमें आपको एक उस तरफ एमिटर नजर आ रहा है, दरमियान में बेस है और इस तरफ कलेक्टर नजर आ रहा है, और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। यानी किनारों वाले जो रीजन जो है वो एन टाइप है और दरमियान में जो बेस रीजन है ये पी टाइप है। सारी की सारी बाइसिंग मैं आपको पहले अभी अभी समझा के आया हूं। देखें, नीचे एमिटर के साथ नेगेटिव लग गया बैटरी का, फिर दरमियान में बेस सीधा आ गया, वो नीचे ग्राउंड भी मैंने कर दिया, और इस तरफ कलेक्टर के साथ एक रेजिस्टर के थ्रू मैंने एक बैटरी लगा दी। और बैटरी का कलेक्टर कौन सा है? एन टाइप, एनपीएन है ना, तो एन टाइप को हमने रिवर्स स्पाइस करना है। तो इस तरफ कलेक्टर का पॉजिटिव ऊपर होगा और नेगेटिव नीचे होगा। कलेक्टर के साथ जो बैटरी लगी है इसे वीसीसी का नाम दे दिया। उस बैटरी की मदद से जो पोटेंशियल आ रही है उसे हमने वीबीबी का नाम दे दिया, और नीचे से इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया, सीधा ग्राउंड कर दिया। बेस भी कनेक्टेड है, वो भी सीधा ग्राउंड है। बेस इन दोनों में कॉमन है, और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि दिस इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे हैं। अब आप गौर करें, आपको इन ब्लॉक्स के अंदर चार्ज कैरियर्स भी नजर आ रहे हैं। उस तरफ जो एमिटर है एन टाइप है, उसमें आप देखें मेजॉरिटी में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। दरमियान में बेस है, बेस के अंदर मेजॉरिटी में होल्स नजर आ रहे हैं। लेकिन गौर करें, बेस चूंकि बहुत पतला था, इसकी थिकनेस काफी कम थी, और साथ ही साथ ये कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी भी हमने इसमें बहुत मिनिमम सी डाली थी। तो इसके अंदर जो बेचारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो भी बहुत थोड़े हैं। बेस पी टाइप है और इसमें होल्स बहुत थोड़े हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ही थोड़े हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। और इस तरफ जो कलेक्टर है वो भी एन टाइप है, और उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी क्या है? होल्स। तो एमिटर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बेस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, पी टाइप है, वो भी बहुत थोड़े हैं क्योंकि ये बहुत है ही, इंप्योरिटी बहुत थोड़ी है और थिकनेस बहुत थोड़ी है। और तीसरे नंबर पे कलेक्टर, ये भी एन टाइप है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें, जो एमिटर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो आप गौर करें, वो जो उस तरफ बैटरी लगी हुई है उसका लो पोटेंशियल ऊपर है, नेगेटिव। अब वो वाले जो एमिटर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ये लो पोटेंशियल की वजह से रिपेल होंगे, पुश होंगे बेस वाली साइड पे, इस तरफ। और बेस वाली साइड पे जब वो पुश होंगे तो बेस के दरमियान, एमिटर और बेस के दरमियान जो एक जंक्शन था ना, जो बैरियर पोटेंशियल था, उसको ये ओवरकम करके सीधा आगे आ जाएंगे। अब गौर करें, एमिटर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इस तरफ आ रहे हैं, एमिटर से बेस की तरफ। और मैं आपको एक छोटा सा एरो भी लगवा के दिखा देता हूं ताकि ये बात याद रहे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से बेस की तरफ आए थे। अब बहुत थोड़े ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बेस के अंदर होल्स के साथ रिकंबाइन करेंगे। हालांकि होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में हैं, लेकिन इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की तादाद भी काफी कम है। तो बहुत थोड़े फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बेस के होल्स के साथ रिकंबाइन करेंगे, और बहुत थोड़े से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बेस से बाहर निकलने में कामयाब होंगे। मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों? क्योंकि कलेक्टर को आपने बैटरी के हाई पोटेंशियल पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है और यहां बैटरी भी बड़ी लगी हुई है। तो कलेक्टर जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। इसका मतलब यह हुआ, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करूं तो जरा गौर से देखें, एमिटर से इलेक्ट्रॉनिक करंट अंदर की तरफ आ रहा है, बेस की तरफ। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक करंट जो बेस से बाहर निकला है,
और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक करंट बेस से कलेक्टर की तरफ आ गया। इलेक्ट्रॉनिक करंट को मैं स्मॉल आई से जाहिर कर रहा हूं और स्मॉल आई ई एमिटर वाला करंट है जो अंदर की तरफ था, स्मॉल आई बी बेस का एमिटर करंट है जो बाहर की तरफ था, इलेक्ट्रॉनिक करंट सॉरी बेस का इलेक्ट्रॉनिक करंट है, और आई सी ये भी बाहर की तरफ है, ये कलेक्टर का इलेक्ट्रॉनिक करंट है। अब मैं आपको दूसरे कलर में कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन भी दिखा देता हूं। ये तो मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन बताई है जो एमिटर से अंदर की तरफ है और बेस और कलेक्टर से बाहर की तरफ है। और हम जानते हैं कन्वेंशनल करंट तो इलेक्ट्रॉनिक करंट के ऑपोजिट होता है। तो आप गौर करें, कन्वेंशनल करंट जो एमिटर वाला है ये बाहर की तरफ है और बेस और कलेक्टर का कन्वेंशनल करंट अंदर की तरफ है। सिंपल, यही है करंट फ्लो थ्रू एनपीएन ट्रांजिस्टर। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी अगर आप करंट फ्लो डिस्कस करना चाहें तो अब आप खुद सर्किट बना सकते हैं। सिर्फ आपने बाइसिंग रिक्वायरमेंट जो बाइसिंग है उसको उल्टाना है तो आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर की बाइसिंग मिल जाएगी। अब इसमें इसी सर्किट में जरा गौर करें, मैं अब आपको सिंबल की फॉर्म में ये शो कर देता हूं। अब आपको ब्लॉक डायग्राम की जगह सिंबल नजर आ रहा है, बाकी सारा कुछ वैसे ही है, करंट की डायरेक्शन भी वही है, सारा कुछ वैसे ही है। और अब मैं सिर्फ कन्वेंशनल करंट आपको दिखा रहा हूं। गौर करें, एमिटर से कन्वेंशनल करंट बाहर की तरफ है आई, बेस और कलेक्टर से कन्वेंशनल करंट अंदर की तरफ है। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, एमिटर से कन्वेंशनल करंट किस तरफ है? बाहर की तरफ। और गौर करें जो सिंबल है एनपीएन ट्रांजिस्टर का, उसमें भी हमने एमिटर के ऊपर एरो किस तरफ लगाया हुआ है? बाहर की तरफ। यही इस सिंबल की रीजन है। एमिटर के ऊपर एरो बाहर की तरफ इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम एनपीएन ट्रांजिस्टर के थ्रू करंट की फ्लो को डिस्कस करेंगे तो एमिटर के थ्रू जो कन्वेंशनल करंट है वो बाहर की तरफ होगा। तो ये बात आपने अच्छी तरह जहन में बिठा लेनी है। अब दो मजीद छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करता हूं और फिर अपनी बात को खत्म करता हूं। अब गौर करें, अगर मैं किरचॉफ के फर्स्ट रूल के मुताबिक देखूं तो एमिटर करंट बाहर जा रहा है, बाकी दोनों करंट अंदर जा रहे हैं। यानी मैं कह सकता हूं बेस करंट और कलेक्टर करंट ये दोनों मिल रहे हैं और एमिटर करंट बन रहा है। किरचॉफ का फर्स्ट रूल यही कहता है ना, जितना करंट एक पॉइंट की तरफ आ रहा है उतना ही जा रहा होता है। सो वी कैन राइट IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। यानी एमिटर करंट सबसे बड़ा है, बेस करंट और कलेक्टर करंट का जो सम है वो एमिटर करंट है। एक और बात मजे की आपको बता दूं, मैंने अभी आपको शुरू में लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि बेस की विड्थ बड़ी कम होती है, बेस के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटी भी बड़ी कम होती है, इसलिए जो बेस करंट है ना वो भी बड़ा स्मॉल होता है बेचारा। तो बेस करंट के साथ नीचे आप लिख लें दैट दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। एक और छोटी सी चीज है, करंट गेन। लेकिन यह बात मैं आपको बता दूं कि जो ये कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ी है जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, इसमें करंट गेन नहीं होता, इतना खास करंट गेन नहीं होता। करंट गेन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में होता है। मजीद दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन जो मैं आपको बता रहा था शुरू में, टोटल 3 तरह की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो अभी आपने पढ़ी, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। चूंकि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन आगे चल के हमने यूज करनी है, इसलिए मैं आपको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में 2-3 पॉइंट्स बता देता हूं। कॉमन कलेक्टर के बारे में आप ना सोचें, उसके बारे में हम अगले लेक्चर्स में या हायर स्टडीज में जाके स्टडी करेंगे। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में याद रखें, कॉमन किया जाता है एमिटर को, इनपुट दिया जाता है बेस और एमिटर के दरमियान, और आउटपुट लिया जाता है एमिटर और कलेक्टर के दरमियान। बस ये बात आपने याद रखनी है। अगर इनपुट बेस और एमिटर के दरमियान दिया जाता है ना, तो इनपुट करंट यहां पर होगा IB, ये भी आपको लिखा नजर आ रहा है, और आउटपुट करंट यहां पर होगा IC। और करंट गेन जिसे हम बीटा से जाहिर करते हैं, उसका फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला होता है आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, और यहां आउटपुट करंट क्या है? IC, और इनपुट करंट क्या है? IB।
इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये जो करंट गेन का फॉर्मूला है ना, ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, जो आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है। तो मैंने जरूरी समझा कि आपको बता दूं कि ये किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। अगले लेक्चर्स में हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर स्टडी करेंगे।